Amjad has 6 times as much money as Varda. If Amjad gives rupees 80 to Varda, both will have equal amounts of money. How much money did Varda have at the beginning? यानी वर्दा के पास कितनी थी? मान लें कि लेट कर लेते हैं कि अमजद के पास बिगनिंग में ए थी और वर्दा के पास जो थी बिगनिंग में वो डब्ल्यू थी। नाम के हिसाब से ही रख लेते हैं। अब अमजद जो है वो दे रहा है 80 रुपीज वर्दा को, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमजद के पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अमजद, ये पूरा आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप करेंगे ए माइनस 80 हो जाएगी और वर्दा के पास जो हो अमाउंट हो जाएगी पैसे मिलने के बाद, तो वो डब्ल्यू प्लस 80 होगा। और ऐसी सूरत में वो कह रहा है कि दोनों अमाउंट इक्वल हो जाती हैं। ठीक, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई ए माइनस 80 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 80। अब ये एक इक्वेशन, मेन इक्वेशन आ गई जो हमने इस पे स्टार्टिंग में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अमजद है 6 टाइम्स ऑफ वर्दा मनी, यानी अमजद के पास वर्दा की 6 टाइम्स मनी थी। तो मैं यहाँ पर देखें कि ए की जगह पर 6W लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्दा के पास जितनी भी होगी अमजद के पास उसका 6 टाइम थी और फिर 80 ने। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा ये माइनस 80 हो गया इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 80। अब मैंने अमजद को क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि हमें वर्दा की वैल्यू चाहिए, वरना हम पहले अमजद की निकालें फिर वर्दा की निकालें, तो ये एक आसान है कि इस इक्वेशन से। अब ये हो गया 6W प्लस का W इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 80 वहाँ ट्रांसफर, प्लस 80 और प्लस 80, तो ये बनेगा 5W इक्वल टू 160। तो W इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 5, 5 3 द 15 होता है, बचे 5 10, 5 2 द 10, यानी वर्दा के पास बिगिनिंग में 32 रुपीज थी। अब हम इसको इससे भी चेक कर लेते हैं ना भाई, वर्दा के पास अगर बिगनिंग में 32 है तो अमजद के पास 6 टाइम्स होना चाहिए। तो 6 टाइम ऑफ 32, 6 2 12 कैरी 1, 6 18 प्लस 1 192। अब वो 80 रुपीज अगर दे देता है तो 192 में से अगर मैं 80 माइनस करूं तो 2, 19 में से 8 माइनस 112, और 32 में अगर मैं 80 प्लस करूं तो तब भी देखो 112 ही बनता है। राइट आंसर बी। A livestock farm has only chicken and goats. हम C chicken और G goats assume कर लेते हैं. And the manager of the farm counted the heads of the stock. The number total to 500. एक चिकन का एक सर, एक गोट का एक सर, टोटल 500 सर. C चिकन्स हैं तो C सर होंगे, G गोट्स हैं तो G गोट्स के सर होंगे, टोटल 500 सर है. आगे बढ़े. However, when the number of legs was counted, the number totaled up to 1240. अब देखें, एक चिकन की 2 टांगे होती हैं तो 2 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, 3 चिकन के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, तो C चिकन्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, C चिकन्स की 2C टांगे होंगी. इसी तरह एक गोट की 4 टांगे होती हैं तो G गोट्स की 4G टांगे होंगी, टोटल हो जाएगा 1240. अब आप ये कर सकते हैं कि आप ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, जिससे आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2C प्लस 2G इज इक्वल्स टू 1000. नीचे वाली तो एज इट इज रहेगी. ये करने से फायदा ये हुआ 1240, सॉरी, ये करने से फायदा ये हुआ है कि अब आप जब माइनस करेंगे तो आपका 2C कैंसिल हो जाएगा और आपका डायरेक्ट गोट्स का जवाब आ जाएगा, और उन्होंने गोट्स ही मांगा है, तो ये हो जाएगा माइनस 2G इज इक्वल्स टू माइनस 240 और गोट्स का जवाब आ गया 120, यानी कि टोटल 120 गोट्स हैं बी बॉल. केस कंटेन्स C कार्टन्स, ईच कार्टन कंटेन B बॉक्सेस. C कार्टन्स हैं, हर कार्टन में B बॉक्सेस हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय B. ईच बॉक्स कंटेन्स 100 पेपर क्लिप्स, हर बॉक्स में 100 पेपर क्लिप्स हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100.
हाउ मेनी पेपर क्लिप्स आर कंटेन्ड इन 2 केसेस। अब क्योंकि टोटल 2 केसेस थे इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2BC मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 200BC। 200BC हमारा जवाब हो जाएगा जो कि सी कैट है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड एट अ सर्टेन डीलरशिप ऑन 6 ऑफ द लास्ट 7 डेज आर दीज। क्या मतलब? 4 4 7 2 8 3 6, ये 6 दिन है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सवाल के लिए कंप्लीट कर ले। सवाल कह रहा है कि 7वें दिन ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, इन तीनों में से कौन कौन सी वैल्यू ठीक होगी अगर सातों दिन का जो मीन होगा वो सातों दिन के मीडियन के बराबर होगा। मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बारी बारी वैल्यू डाल देनी है। जब मैंने इसमें 2 डाला तो मेरा जो मीन आ रहा है वो हो जाएगा 2 डाला है मैंने, ठीक है। 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 8 23, 23 + 3 26, 26 + 6 32। तो मेरा जो मीन हो रहा है वो हो रहा है 32/7, ठीक है जी। मीडियन निकालने के लिए मैं अरेंज कर लेता हूं जल्दी से, 2 2 3। अच्छा कॉमन सेंस बात है, 7 वैल्यूज हैं तो जो चौथी वैल्यू होगा वो हमारा मीडियन होगा, और चौथी वैल्यू इसमें से कोई भी वैल्यू इसमें 32/7 के बराबर नहीं है, तो यूं तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 4 हमारा मीडियन है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो 1 तो गलत हो गया। 2 देखेंगे, अब हम 4 लेंगे। 4 4 4 7 2 8 3 6, इसका मीन निकालेंगे। अच्छा इसका मीन होगा 34/7, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब आप इसका मीडियन निकालने जाएंगे तो इसका मीडियन जो चौथी वैल्यू होगी 2 3 4 4 6 7 8, इसका मीडियन ये होगा 4, ये दोनों भी बराबर नहीं है, ठीक है। तीसरी वैल्यू देखेंगे, तीसरी वैल्यू है 5, 5 डालेंगे। 5 4 7 2 8 3 6, ठीक है जी। तो यूं हमारा जो मीन हो जाएगा वो हो जाएगा 35/7 यानी कि 5। मीडियन के लिए अरेंज करना है 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी सातों वैल्यू हो गई और हमारा मीडियन हमें नजर आ रहा है, मीडियन हमारा 5 होगा, मीन भी 5 है, दोनों इक्वल हैं, यानी कि 5 वो 7वें दिन की वैल्यू हो सकती है, तो 3 ओनली, बी बॉल हमारा जवाब है। 7वें दिन की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, लेकिन 5 जरूर हो सकती है। रनिंग एट सम कांस्टेंट रेट 6 identical machines can produce total 270 bottles। 6 machines 270 bottles प्रोड्यूस कर लेती हैं 1 मिनट में, तो 6 मशीन्स 1 मिनट काम कर रहे हैं, तो ऐसी 10 मशीन्स 4 मिनट में कितनी बॉटल प्रोड्यूस करेंगी। अच्छा अब ये सवाल डबल यूनिटरी मेथड का नहीं, ये ट्रिपल यूनिटरी मेथड का, इसमें 3 अननोन्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मशीन्स को मिनट से मल्टीप्लाई करके टाइम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये है टाइम और ये हो जाएगा बॉटल्स। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम, ये है बॉटल्स। अब पहचानना ये है डायरेक्ट मल्टीप्लाई या क्रॉस, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा बॉटल्स प्रोड्यूस होंगी, ऐसा ही है। इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क का जवाब आ जाएगा 270 × 10 × 4/6, 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 9 जा, 0 अपनी जगह पर, 900 और 1800, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 1800 हमारा जवाब है, डी बॉल हमारा आंसर है। What is the sum of the lowest 5-digit palindrome number and greatest 6-digit palindrome number? अच्छा palindrome number वो होता है, इसको हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े वो सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल 202, फॉर एग्जाम्पल 121, ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो आपको वो नंबर सेम ही रहता है। तो 5 डिजिट लोवेस्ट पैलिंड्रोम नंबर होगा 1
0001 और 6 डिजिट हाईएस्ट पैलिंड्रोम नंबर होगा 6 दफा 999 और हमें इसका सम चाहिए, तो 1 + 0 1 + 9 10 1 ऊपर कैरी, फिर 10 1 ऊपर कैरी, फिर 10 1 ऊपर कैरी और फिर अगेन 10, तो 1 ऊपर कैरी हुआ, तो ये हो गया 11 के बाद 1 ऊपर कैरी। अच्छा मजे की बात ये, इसको 0 लिखना पड़ेगा आपको बराबर करने के लिए। 1 ऊपर कैरी, तो 9 + 1 होता है 10, तो 101000 ए एप्पल हमारा जवाब हो गया। चलिए आपको वैल्यू निकालनी है 8 की पावर x अपॉन 2 की पावर y की। ध्यान से देखें आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये हो जाएगा 2 की पावर 3y अपॉन 2 की पावर 3x अपॉन 2 की पावर y, यानी कि बेसिस सेम थी, डिवाइड हो रही थी 2 की पावर 3x माइनस वाई। ठीक है, अब 3x माइनस वाई ये कहाँ से लाएंगे आप? आपको सवाल में बहुत क्लियरली बताया गया है कि 3x माइनस वाई है 12, तो जवाब हो गया 2 की पावर 12 ए एप्पल आंसर। p इज द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 330। इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 होगा, 3 होंगे, 11 होंगे। 11 के बाद कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा, तो p जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर ऑफ 330 है वो है 11। q इज द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 130। अलग से नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 13 होगा, तो q हो गया 13। हमसे मांगा है p माइनस क्यू, तो 11 माइनस 13 जब हम निकालेंगे -2 जवाब आएगा, यानी कि बी बॉल आंसर। If 4a square divided by b square equal to 36 b raised to power 4, then a inverse यानी a raised to power -1। तो हमने पहला काम a को सब्जेक्ट बना लेना है। जब a की वैल्यू सब्जेक्ट बन जाएगी तो फिर देखते हैं ये दिया हुआ है, तो a को सब्जेक्ट करनी अकेला करना, तो b स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, माना कि मल्टीप्लाई होगा। मैं स्टेप से कर रहा हूँ, डायरेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए, अब इनको मैथ अच्छी है, ये नहीं कि स्टेप हम दिखा रहे हैं। 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर ऐड 36, b की पावर 6 हो जाएगी। 4 + 2 मल्टीप्लाई मत कर देना, a स्क्वायर 36 b की पावर से डिवाइडेड बाय 4, तो 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 9b की पावर 6। अब हमें क्योंकि पहले a निकालें तो रूट ले लेते हैं, ये जनाब ये रूट आ गया, तो a ये आ गया, 9 का रूट 3, b है तो पावर का हाफ का हो जाता है, ये 3 हो गया। अब हमें निकालना है a इनवर्स का मतलब 1/a, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। a कितना है 3b, तो आंसर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 3b³। राइट आंसर इज C। There is an inverse relationship between the squirrels and the foxes in a certain wooded area. The point SF represents the number of squirrels and foxes. If the point 200 and 100 correctly represents these two populations at a certain time of year, which of the following points could not properly represent these population? अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात यह है, for which of the following values of W will the system of equations have no solution? अच्छा, अब नो सोल्यूशन में क्या होता है? नो सोल्यूशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है पहली इक्वेशन का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दूसरी इक्वेशन का, वो बराबर होता है, इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ y पहली इक्वेशन का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दूसरी इक्वेशन का। बस इसमें शर्त ये है कि x और y दोनों एक साइड पे होने चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो w का जवाब आ जाएगा -8, क्योंकि ये 1/2 से कट गया, और हमारा आंसर हो जाएगा ए एप्पल। Harif went shopping with $P in his pocket. If the price of shirt was S shirts for $D, what is the maximum number of shirts Harif could buy with the money in his pocket? अब देखो इसमें आपको पहले एक यूनिटरी मेथड हम यूज कर सकते हैं कि ये एस शर्ट जो है वो $D की हैं, तो $D में शर्ट्स जो मिलती हैं उसे वो एस मिलती हैं। तो $1 की अगर मैं करना चाहूँ तो मैं से डी से, तो ये S/D हो जाएगा कि $1 में S/D शर्ट्स आएंगी। तो अब उसके पास कितने डॉलर हैं? P
तो मैं 1 को p से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैथ्स कहती है कि इधर भी p से मल्टीप्लाई, तो आप ये कह सकते हो कि हर $p में पी एस ओवर डी शर्ट्स ले सकता है। एक तरीका तो ये भी आंसर। एक तरीका यूं भी है कि एक डॉलर का और एक शर्ट्स का कॉलम बना लो, $D में एस शर्ट है, $P में कितनी शर्ट्स आएंगी, मैं इसको बहुत से पैसे ज्यादा होंगे, अमाउंट ज्यादा होगी तो क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो D मल्टीप्लाई बाय नोन एंड P मल्टीप्लाई बाय S, तो दिस इज इक्वल टू PS ओवर D। ये भी एक तरीका है। इफ अ डजन पेंसिल कॉस्ट P cents and a dozen eraser costs E cent, what is the cost in cents of 4 pencil and 3 eraser? तो पहले तो देखो हमारे पास 12 पेंसिल्स आती हैं, कितने में 12 पेंसिल आती हैं P सेंट्स के अंदर। तो एक पेंसिल जो है, ये P का मतलब ये वाला P नहीं है, ये वाला पेंसिल्स वाला P है, तो पेंसिल आ जाएगी P डिवाइड बाय 12 सेंट के अंदर। तो हमें कितनी पेंसिल लेनी है, 4, तो 4 पेंसिल्स की वैल्यू हमें बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगा तो 4P ओवर 12 सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको तो लिख सकते हैं कि 4 पेंसिल हमें पड़ेंगी 4P बाय 12 पे। बिल्कुल इसी तरह से अ डजन इरेजर यानी 12 इरेजर, ये हमें पढ़ते हैं ई सेंट के, तो एक इरेजर पड़ेगा ई बाय 12 सेंट का। हमें कितने लेने हैं, 3, तो 3 इरेजर जो पड़ेंगे वो पड़ेंगे 3E बाय 12। तो अब हमें बताना है कि 4 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो 4P डिवाइड बाय 12 प्लस 3E डिवाइड बाय 12, एलसीएम 12 भी आएगा, 4P प्लस 3E ऐसे भी लिख सकते हैं, या यूँ भी लिख सकते हैं कि ये अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये बनेगा P बाय 3 और ये बनेगा E बाय 4, लेकिन बहरहाल ऑप्शन में इसी तरह से दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा हमारा C के 4P प्लस 3E डिवाइडेड बाय 12। Rizwan cuts each of P plus 4 pizzas into 8 slices. In terms of P, how many slices did Rizwan cut into total? यानी यूं आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि अगर एक पिज्जा अगर उसके पास है तो नंबर ऑफ स्लाइसेस बनेंगे 8। तो अगर 2 पिज्जा हो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, सीधा सीधा हिसाब किताब, मतलब ये मैथमेटिकल बन गई। तो अगर 2 पिज्जा तो 16 होगा, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 24। तो वो कह रहा है पिज्जा हैं कितने, P प्लस 4। तो मैं यहाँ पे P प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूं अगर 1 से, ये सिर्फ एग्जाम्पल के दिए था, तो 8 भी मल्टीप्लाई होगा P प्लस 4 से। जैसे एक पिज्जा था 8 स्लाइस है, 2 पिज्जा तो 16 हो जाएगा, 8 टू 3 है तो 24, यानी 8 3 था। तो अब अगर P प्लस 4 पिज्जास उसके पास मौजूद हैं तो नंबर ऑफ स्लाइसेस होंगे 8P प्लस 32। राइट आंसर इज डी। Shazia wants to print a banner that contain her name in capital letters. Each letter is to be 7 inches wide with 1 inch between the letter, and there will be a 2 inches border on each side of her name. How many inches wide will banner? यानी ये एक वर्ड है जो कैपिटल में लिखा गया S। अच्छा, एक वर्ड जो है वो कितनी जगह घेरता है, ईच लेटर इज टू बी 7 इंचेस, यानी इसका मतलब ये है कि ये 7 इंच की जगह घेर रहा है। इसको हम पहले वर्ड लिख लेते हैं, एस, फिर H, फिर A, फिर Z,
फिर आई, फिर ए। अब वैसे भी लिखने के बगैर भी हम कर सकते हैं, लिख लें। अब मिसाल के तौर पर ये है तो इसकी जगह 7 इंचेस, तो इसकी भी 7 इंचेस, इसकी भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 7 7 जा 7 6 जा 42 तो वैसे ही हो गया। और अभी इनके दरमियान जो ईच टोटल 7 इंचेस का, उसमें 1 1 इंच की जगह भी छेड़नी है। तो आंसर, अब ये तो क्लियर हो गई बात कि आंसर ये और ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ पर बीच में देखो 1 इंच की जगह होगी, यहाँ भी 1 इंच की, यहाँ भी 1 इंच, यहाँ भी 1 1, तो गिनो तो 1 2 3 4 5, तो 7 × 6 तो ये हो गया, +5 ये हो गया। अगर सिर्फ इसको ही देखें तो 42 + 5 ये बनता है 47। तो इसलिए भी कंफर्म हो गया कि यदि ए और बी तो हो नहीं सकते। अच्छा, फिर बॉर्डर जो है वो 2 2 इंचेस के यहाँ पर बॉर्डर जो थे, ये जो बॉर्डर थे ये 2 इंचेस के थे, यहाँ पर भी 2 इंचेस था, यहाँ पे भी 2 इंचेस था, तो 2 + 2, तो मजीद जो बॉर्डर होगा 2 × 2 दो जगह से, तो 47 + 4, तो आंसर हो जाएगा 51। राइट आंसर इज सी। If the top number and the bottom number of a proper fraction are both increased by 3, what happened to the value of the fraction? अब पहली बात तो यह कि हमें पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये होती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे 1/2, ठीक है, और 3/4, और भी ले सकते हैं, तो मैंने मशहूर है 1/2, 1/4, इस किस्म की का। तो अब फॉर एग्जांपल ये 1/2 ये है 0.5, 3/4 है तो ये होता है 0.75। अब वो कह रहा है कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर 1 + 3, 2 + 3, तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 5 हो गया। तो ये अगर मैं डिवाइड करूं तो ये बनता है 0.8, 0.5 से 0.8 हो गया। इसको देखें, 3 है, 3 करें, 4 है, फिर 3 करें, तो ये बनेगा 6/7, ये था 0.75। अब अगर 6/7 यहाँ करें, पॉइंट लगा दें, 0 आ जाएगा, तो 7 8 जा 56, तो ये भी तकरीबन 0.8। वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा। कि प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है और आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 3 पे ऐड करके बढ़ा दें, तो जो रिजल्ट बन रहा है फ्रैक्शन का वो इंक्रीज हो रहा है। इफ द मॉड्स ऑफ द सेट 1 3 6 9 12 4x - y, y - x are 6 and 9, then x + y। देखिए, मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और अब इसका मतलब यह है कि 6 और 9 मोस्ट रिपीटेड है। और डायग्राम में अगर आप देखें, मतलब जो क्वेश्चंस के अंदर देखें, तो 6 एक दफा आ रहा है, इसका मतलब है कम से कम 2 दफा तो होना चाहिए, और 9 भी 2 दफा होना चाहिए, तभी जाके बनेगा। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इक्वेशन बन सकती, एक तो ये बन सकती है कि भाई मैं ले लूं 4x - y को 6 के बराबर, ताकि 2 दफा हो जाए, एक दफा पहले से मौजूद है, ये रहा। और y - x को जो है वो 9 के बराबर ले लूं, ताकि ये भी बराबर बराबर हो जाए, और ताकि ये दोनों आंसर हमारे मॉड बने 6 और 9। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हम ये भी हो सकता है, सिर्फ इस पे भरोसा नहीं करना, ये आप ये भी तो कह सकते हैं 4x - y ये 9 हो जाए, और y - x ये 6 हो जाए, क्योंकि कंफर्म है कि ये 6 भी 2 दफा होना चाहिए, 9 भी 2 दफा, तभी जाके ये मॉड बन सकता है। तो अब ये दो फिजिबिलिटी बनेगी। तो अब हमें इसको सॉल्व करें, तो अगर मैं इसको ऐड करा दूं, तो 4x - x 3x हो गया, +y - y ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 + 9 ये बन जाता है 15, और x = 15/3, तो ये 5 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी यही होगा, इसको ऐड करेंगे, वही 3x, ये 15, तो x तो 5 ही आ रहा है, लेकिन y की नखरे अलग अलग होंगे, क्योंकि x 5 हो गया। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में लूँ y - 5 = 9,
तो y इज इक्वल टू 9 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 14। तो ऐसी सूरत में x प्लस वाई जो होगा 5 प्लस 14 19 के इक्वल हो गया। और 19 का जो है वो 2 के साथ, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, कि 2 तो हमारा रिजल्ट कंफर्म हो गया। अब हम 1 वाले को चेक कर लेंगे, दूसरी कंडीशन मौजूद है, अदरवाइज बी तो कंफर्म है। लेकिन क्योंकि 2 का अगर भेजा है तो ये ख्याल रखिएगा, अगर ये गलत होता तो फिर मैं ऑप्शन बी और डी काट देता कि भाई 2 नहीं आना होता, 19 नहीं आना होता मिसाल के तौर। अच्छा जनाब, अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूं y माइनस 5 इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 5, तो y इक्वल टू 11 हो गया। तो x प्लस वाई 5 प्लस 11 16, और ए में देखें 16 मौजूद है, तो डी इज द राइट आंसर। के दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि x प्लस वाई 19 भी हो सकता है और x प्लस वाई 16 भी हो सकता है। 2, 3, 9, 4, 11, 4m minus 8, 3n minus 4. The mods of the set above are 2 and 11. If m and n are constant, what is one possible value of m plus n? तो डेटा के हिसाब से 2 और 11 मॉड है, तो 2 को भी 2 ही दफ़ा रिपीट होना पड़ेगा जो कंडीशन गिवन है, और 11 को भी, क्योंकि एक एक दफ़ा आ चुके, और अब उनको मॉड बनाने के लिए दोनों को सेम होना जरूरी। तो मान लें कि 4m माइनस 8, इसको मैंने मान लिया 2, आप 11 भी मान सकते हैं क्योंकि कोई एक वैल्यू निकालनी है। तो 4m इज इक्वल टू 2 प्लस 8 हो गया, तो 4m इक्वल टू 10, और m की वैल्यू आ गई 10/4 यानी 5.2 यानी 2.5। इसी तरीके से 3n माइनस 4, इसको मैं 11 मान लूं, तो 3n इज इक्वल टू 11 प्लस 4, तो 3n इक्वल टू 15, n की वैल्यू 15/3 यानी 5। तो m प्लस n हमारे पास आ जाएगा 2.5 प्लस 5, आंसर इज 7.5। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। कोई एक बोली थी, वरना हम दूसरे को लेते तो उससे थोड़ा सा आंसर चेंज होता कि इसको आप 11 ले लें, इसको आप 2 ले लें, फिर सिंपलीफाई कर लें। The mod of a set of 4 positive integer is 7. What is the least possible value of the sum of these 4 integer? तो 4 पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसका मतलब है कि हमारे नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। और फिर मॉड पूछा, बता दिए गए 7। मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड। लीस्ट का मतलब यह है कि अब 4 में से 2 दफा तो 7 ही होना चाहिए। मैक्सिमम होता तो मैं चारों दफा ही 7 7 7 7 लिख देता। तो अब लीस्ट ही होगी। अब क्या करना है कि छोटे नंबर, तो छोटे नंबर हमारे पास पॉजिटिव में 1। अब 1 रिपीट दोबारा नहीं कर दीजिएगा वरना गलती हो जाएगी। तो अगर 1 दोबारा रिपीट हो गया तो 1 और 7 दोनों मॉड होंगे, जबकि मॉड यहाँ सिर्फ 7 है। तो नेक्स्ट जो नंबर बनता है छोटा वो 2 बनता है। अब अगर ये डेटा हमारे सामने है तो हम मॉड कहेंगे 7, और इसका सम अगर मैं करूं 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 7, तो ये बन जाता है 17। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी कुछ और ले लें। अगर मैं 3 दफा 7 ले लेता, अब आप खुद देखेंगे इसका सम बन जाता है 22। ठीक है जी, लीस्ट में कंडीशन ये है, एक दफा 7 हो नहीं सकता था। तो राइट आंसर हमारा होगा सी। The mod of set of 4 positive integers 3. What is the least possible value of the sum of these 4 integer? तो अब हमारे पास मॉड बताया है 4 पॉजिटिव इंटीजर का 3, तो वो ले सकते हैं 3 और 3। लीस्ट है तो लीस्ट पॉजिटिव में नंबर जो बचेंगे 1 और 2 बचेंगे, तो इनका सम अगर मैं करूं तो 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, तो ये 9। लीस्ट पॉसिबल सम ऑफ 9 हो जाएगा अगर मॉड 3 होगा। The average of temperature at noon time from Monday to Friday is 50. The lowest one is 45. What is the possible maximum range of the temperature? तो एवरेज हमारे पास 50 है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
तो टोटल 1 2 3 4 5 डेज का एवरेज टेम्परेचर 50 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अगर यूज करें तो सम निकाल सकते हैं। एवरेज 50 है, सम हमारे पास आ गया है नहीं पता, क्वांटिटी हमारे पास है 5, तो 250 ये हमारे पास सम हो जाएगा 5 दिनों का। अब कहता है लोएस्ट वन यानी सबसे छोटा हमारे पास जो दिया गया है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, जो लोएस्ट वन दिया हुआ है सबसे कम, ये है 45। तो अब अगर मैं सम में से ये जो लीस्ट वाला है तो 4 डेज कब आ जाएगा, 5 दिन का 250 था माइनस 45, तो ये बनेगा 205। तो 4 दिन का ये है। तो अब आपसे कहा जा रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज बतानी है कि मैक्सिमम पॉसिबल रेंज क्या हो सकती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जी 5 का जो सम था वो 250 था, 4 का सम जो है वो 205 है। हमसे पूछा ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट का मतलब ये है कि हमें इनमें से जो 4 है उनमें से किसी 3 को लोएस्ट, और लोएस्ट हमारे पास 45 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि एक 45, दूसरा 45 और तीसरा 45। ये जो 3 4 में से 1 2 3 और इन तीनों का सम अगर किया जाए तो ये बनता है 45 प्लस 45 प्लस 45। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि लीस्ट है तो 4 को 45 45 45 कर दें, लेकिन ये थोड़ा सा दिखाना है तो और कोई वजह नहीं है। तो 205 में से अगर मैं 135 माइनस करूं तो 5 माइनस 5 0, 20 में 13 का 70, यानी हम यूं कह सकते हैं कि उन 5 जो नंबर है वनडे, मान लें कि मंडे को भी 45 मान लें, ये वो नहीं है, ट्यूसडे को भी 45, वेडनेसडे को मान लेते हैं 70 ले लेते हैं, और जनाब थर्सडे को फिर 45 ले लेते हैं, और फ्राइडे को फिर 45 ले लेते हैं, तो एवरेज 50 बन जाएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 70, सबसे लीस्ट वैल्यू 45, तो रेंज का मतलब ही लार्जेस्ट माइनस स्मॉलर, तो 25 जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो बी इज द राइट आंसर।